वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 23वां संयुक्त राज्य अधिवेशन है और इस अधिवेशन के लिए पधारे हुए माननीय उद्घाटक साहब और माननीय सम्मानीय साथी और तमाम हरियाणा के अलग अलग जिले से उपस्थित हुए क्रांतिकारी साथियों, इस अधिवेशन के लिए कुछ विषय प्रथम सत्र में चर्चा के लिए रखे हैं। पहला विषय है ईवीएम को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे की वीवीपीएटी पर्चियां 6 महीने में ही क्यों नष्ट कर दी, एक गंभीर मंथन। दूसरा विषय है संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने में ईवीएम की भूमिका तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का एक षड्यंत्र। तीसरा विषय है ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों है। और चौथा विषय डीएनए को लेकर है कि राखीगढ़ी हिसार में मिले नर कंकालों का डीएनए भारत के ब्राह्मणों से बिल्कुल नहीं मिलता, एक वैज्ञानिक विश्लेषण। साथियों, वर्तमान समस्या को आइडेंटिफाई करके अलग अलग विषय पर यह चर्चा यहाँ आयोजित की गई है। उसमें चौथे नंबर का जो विषय है उस पर मैं शुरू में बात रखना चाहता हूँ और बाद में ईवीएम जैसे एक षड्यंत्रकारी और चुनाव आयोग की षड्यंत्रकारी नीति पर भी अपनी बात रखूंगा। डीएनए का जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और डीएनए के संदर्भ में हम लगातार पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में सब्जेक्ट बनाकर चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग नहीं चाहते कि डीएनए पर कोई डिबेट हो, कोई डिस्कशन हो, क्योंकि उन्हें उसकी जानकारी है कि डीएनए में क्या है। डीएनए उनके संदर्भ में स्पष्ट है, मगर वो नहीं चाहते कि भारत के लोग और खासकर कि हरियाणा के लोगों को डीएनए के संदर्भ में जानकारी हो। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसकी मैं पार्श्वभूमि आपको बताना चाहता हूं। डीएनए साइंस बहुत एडवांस साइंस है और डीएनए के आधार पर जो सबूत होते हैं वो फाइनल सबूत होते हैं। एक उत्तर प्रदेश का सीएम हो चुके हैं एनडी तिवारी। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एनडी तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वे मुख्यमंत्री भी बने रहे थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बाद में उनको राज्यपाल भी बनाया गया था। मगर उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर अगर आपको पता चली या समझ में आई तो मुझे लगता है डीएनए आपको समझ में आसानी से आ जाए। एनडी तिवारी नेता थे तो उनकी एक शादीशुदा महिला थी, मगर एनडी तिवारी का दूसरे एक महिला के साथ भी संबंध था जो शादीशुदा संबंध नहीं कहला सकते। कुछ दिनों के बाद तिवारी जी ने उस जो शादी बाह्य संबंध जिस औरत से थे उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। उसको एक बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा होता रहा। वो हमेशा अपनी माँ को पूछता था मेरे बाप का नाम क्या है, तो माँ उसके बाप का नाम उसको नहीं बताती थी।
मगर बच्चा ताकतवर हो गया, बड़ा हो गया, अब माँ को भी उसकी शक्ति के सामने झुकना पड़ा। जब बेटे ने कहा मेरे बाप का पता बता दे तो उसने कहा वो जो सीएम है एनडी तिवारी, ये तेरा वास्तविक बाप है। तो उस लड़के को गुस्सा आया, मेरा बाप सीएम है और मैं उपेक्षा की जिंदगी जी रहा हूं। तो गुस्से में आकर वो एनडी तिवारी के पास गया और एनडी तिवारी को कहने लगा तुम मेरे पिताजी हो, मुझे आज ही पता चला। तो एनडी तिवारी ने लोगों को अपना रहस्य पता न चले, भंडाफोड़ न हो जाए, इसलिए नौकरों को कहा इसको धक्के मारकर निकाल दो। वो धक्के मारने से उस बच्चे में गुस्सा आ गया और वो पुलिस थाना गया और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर केस में कन्वर्ट हो गई। तो केस में दो पार्टी थे, एक लड़का और कांग्रेस का बड़ा नेता एनडी तिवारी। कोर्ट ने एनडी तिवारी को समझ दिया, बुलाया। एनडी तिवारी को लगा अब तो बोलना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है विदेश भाग जाओ। विदेश चले गए, इंडिया तो आना ही पड़ा। फिर कोर्ट ने उनको बुलाया और कोर्ट ने पूछा ये तुम्हारा बच्चा है, एग्री करते हो? ऐसा उसका कहना है। ये तो मानसिक रूप से रुग्ण नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, इसको कोई बीमारी तक नहीं है, ये ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसने मना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा अब मैं मजबूर हूं ये लड़के का डीएनए टेस्ट किया जाए और एनडी तिवारी का भी डीएनए टेस्ट किया जाए। मजबूर हूं मैं, मुझे फैसला देना है। तो उस लड़के का डीएनए टेस्ट करवाया और एनडी तिवारी का भी डीएनए टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आ गया वो लड़का एकदम 200% सही है, वो लड़का ही सही है, एनडी तिवारी का वो बच्चा है। नाजायज क्यों न हो मगर वो बच्चा है। जब एनडी तिवारी को बुढ़ापे में ये दर्द सहा नहीं गया तो रिश्तेदारों को बुलाया और एनडी तिवारी ने वो जो बूढ़ी औरत थी उसके साथ विधिवत शादी भी रखा। तो डीएनए कितना गंभीर मामला है, जो हल नहीं हो रहा था वो डीएनए टेस्ट से हल हो गया। तो डीएनए क्या मामला है? ये जो आपका शरीर है, ये शरीर में जो खून है, हड्डी है, इसके अंदर जो तत्व होता है उसको डीएनए कहते हैं। इसके पहले जमीन को खोदा जाता था और जमीन के नीचे जो चीजें मिलती थी उसका विश्लेषण किया जाता था, उसको कहते हैं पुरातत्व ज्ञान। यानी प्राचीन चीजों को ढूंढना, उसका विश्लेषण करना, उसके ऊपर कोई लिखा हुआ है उसकी भाषा को पढ़ना, इसको पुरातत्व कहते हैं। और ब्रिटिश काल में 1922 और 1925 के दरमियान पाकिस्तान जो उस समय संयुक्त भारत था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगरों का उत्खनन किया गया। तो उस उत्खनन में पुरातात्विक आधार पर सर जॉन मार्शल जिसने यह उत्खनन कार्य किया था, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा ये सभ्यता भारत में ब्राह्मण लोग आने के पहले बसी हुई है और इसका कार्यकाल 6,000 साल से पुराना है और इसके अंदर ढेर सारे सबूत यहाँ के लोगों के मिले हैं, मगर ब्राह्मणों से संबंधित एक भी सबूत नहीं मिला है। ना यहाँ यज्ञ वेदी मिली है, ना घोड़े का सिंबल मिला है। ब्राह्मणों के एक भी रीति रिवाज से जुड़ी हुई बात सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है। ये पुरातात्विक आधार पर 1922 में खोज करके सिद्ध किया गया और सभी ब्राह्मणों ने उस बात को एग्री भी किया। साथियों, जो चीजें खोजी गई उस बात को उन्होंने एग्री भी
लिया, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया जैसे आज कर रहे हैं। 1922 में सिंधु सभ्यता की खोज की गई, मगर 1903 में बाल गंगाधर तिलक, बड़ा नेता है ना ब्राह्मणों का, उसने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है आर्टिक कौमुदी वेदास। इसका अर्थ है भारत ब्राह्मणों का नहीं है, ब्राह्मण बाहर से आए, ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं। टाइटल ही है, भारत ब्राह्मणों का नहीं है, ब्राह्मण बाहर से आए हैं। कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। अरे ब्राह्मणों, जरा अपना भी इतिहास पढ़ो, अपने पुरखों का इतिहास पढ़ो। उसने लिखा हम बाहरी लोग हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है। दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। उसने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। पहले ही चैप्टर में लिखा हम ब्राह्मण लोग मूल निवासी भारतीय नहीं है, हम लोग विदेशी लोग हैं। हम जहाँ से आए उस एरिया का नाम काला समंदर है, और वहाँ से जब हम निकले संभावना 2 उसने बताई। एक, हमारे अंदर झगड़ा हुआ, हमारे अंदर सत्ता को लेकर झगड़ा हुआ होगा, या अकाल जैसी परिस्थिति वहाँ पैदा हुई होगी, तो हम लोग वहाँ से घुड़सवारी करते हुए कजाकिस्तान और खैबर खींच के रास्ते से भारत में एंट्री किया। हम लोग विदेशी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हम लोग विदेशी है। नेहरू जी अंग्रेजों का विरोध करते करते जेल जाते थे, इसलिए बच्ची को देखने को उनको समय नहीं मिलता था। ब्राह्मण लोग संस्कार को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को संस्कार के मामले में उतने चिंतित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको मानसिक तौर से गुलाम किया है। बच्चा हमारे लोग पैदा करते, नाम पंडित जी रखते। संस्कार का उदाहरण दे रहा हूँ। बच्चा हम लोग पैदा करते हैं और नाम दूसरा देता है, संस्कार। तो नेहरू जी को लगा कि मेरे बेटी को, इंदिरा को संस्कार की जरूरत है। तो जेल में रहते रहते नेहरू जी ने इंदिरा को हर महीना खत लिखना शुरू किया। जब वो जेल से रिहा हुए तो उसको लगा ये इतिहास का ये किताब की शक्ल में रख लूं, तो उसने उस किताब की शक्ल में प्रकाशित किया। उस किताब का नाम है लेटर्स टू इंदिरा, यानी पिता के पुत्री के नाम खत। उस किताब में जो खत रूपी किताब है उसमें उन्होंने लिखा, बेटा इंदिरा, हम लोग भारत के मूल निवासी नहीं है, हम लोग विदेशी है, और अब हम लोग इनको शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं, मगर इनके पुरखे ऐसे नहीं थे। हमारे पुरखे जंगली थे और इनके पुरखे 5000 6000 वर्ष पहले दुनिया में लोग नंगे घूम रहे थे, और इनके पुरखे भारत के द्रविड़ मूल निवासी लोगों के पुरखे 10-10 मंजिल के मकान बनाकर रह रहे थे। इनके ऊपर कपड़े थे और हमारे पुरखे नंगे थे, हम भी नंगे थे और दुनिया के लोग भी नंगे थे। ये विकसित लोग हैं। साथियों, ब्राह्मणों को हम विदेशी कहते हैं तो ब्राह्मणों को बुरा लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण मत कहो। हमारे लोगों को वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया, वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च रखा। हमारे लोगों को 6500 जातियों के टुकड़े में बांटा। हमारे ही मूल निवासी लोगों में से कुछ लोगों को जंगलों में खदेड़ दिया, आदिवासी बनाया, घुमंतु जनजाति बनाया, अछूत बनाया। ये काम जिसने किया उसका नाम तो हमें बताना ही पड़ेगा। जिसने हमको गुलाम बनाया, गुलाम किसने बनाया, ये तो हमारे लोगों को बताना ही पड़ेगा। तो जिन्होंने ये घटिया माल पैदा किया है
ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में ये जो घटिया माल पैदा करने वाले लोग हैं, इनका नाम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। हम ही वास्तविक लोग हैं, भाईचारा बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। हम टूटे हुए समाज को, जातियों में बांटे गए समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते इन लोगों को उनके षड्यंत्र पता चले। वो कह रहे कि हमको ब्राह्मण मत कहो। हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, बल्कि विदेशी ब्राह्मण कहना चाहिए। ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण कहने से बुरा लग रहा है तो विदेशी कहना चाहिए। और किसी ब्राह्मण को आपत्ति लगती है तो ब्राह्मण मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनए का मामला है, कोर्ट में जाएगा, डीएनए के आधार पर समाधान होगा। आपके जोर जबरदस्ती पर फैसला नहीं आएगा, डीएनए के आधार पर फैसला होगा। और डीएनए का फैसला वैश्विक लेवल पर हो गया है। केवल भारत के लोगों को इसकी जानकारी, ये जो मीडिया है, ये जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, ये इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। जब माइकल वंशाद का डीएनए रिपोर्ट आया तो हमको लगा हमारे लोग अंग्रेजी कम पढ़ते हैं, तो हमने पहला डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किया। डॉक्टर माइकल वंशाद का रिपोर्ट 2001 का हमने प्रकाशित किया, ये उसका लिखित दस्तावेज है। और जब राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया तो ये 2019 में हम लोगों ने जो रिपोर्ट आया था उसका शुद्ध भाषा में, हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया ताकि लोगों को पता चले। इसका हेडिंग है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। अब उनको भारत माता कहने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, भारत हमारा है, भारत की माता भी हमारी है। और वो यूरेशियन लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जय यूरेशियन माता कहना चाहिए। भारत माता कहने का मदरलैंड हमारा है और हमारी मदर का हम जय जयकार करेंगे। तुम कौन हो जय जयकार करने वाला? तो साथियों, ये जो डीएनए का मामला है, ये डीएनए का मामला जब हम रोहतक में चर्चा करना चाहते थे तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। हमारा नुकसान कम हुआ, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रोहतक में विरोध किया, भाषा दिखाकर विरोध किया। बीजेपी की सरकार है, एमपी एमएलए उतर कर विरोध किया तो हमने वहां पर ऐलान किया, दिल्ली में सभा आयोजित करके, कि हमारी इच्छा नहीं है दोबारा भीमा कोरेगांव हो। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मगर मोहन भागवत की अगर इच्छा है दोबारा भीमा कोरेगांव किया जाए तो हम भागवत की इच्छा पूरे करने के बारे में सोचेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि भीमा कोरेगांव का दोबारा युद्ध किया जाए। ये जो क्षत्रिय भाई जो बोल रहा था कि 500 लड़े थे, भीमा कोरेगांव 28,000 थे। मोहन भागवत के बापजादा जो थे पेशवा ब्राह्मण 28,000 थे और हमारे लोग 500 थे। उन 500 में जो शूर वीर शहीद हुए, जख्मी हुए, उनका पिलर है और उस पिलर पर 6 राजपूत लोगों का भी नाम दर्ज है। जब इनको पता चला, अरे हम भी ब्राह्मणों की सुनते थे कि भीमा कोरेगांव का गुस्सा हमने भी आता था और हम ब्राह्मणों के समर्थन में उनके साथ खड़े होते थे। जब उन्होंने कहा कि हमने हमारे पुरखों का नाम पढ़ा और उस समय के SC ST OBC यानी उस समय के तमाम बहुजन लोग और राजपूत लोग इकट्ठा आए, 500 लोग 28,000 लोगों को भारी हुए। इसके लिए वो भीमा कोरेगांव का 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी के दिन जो पूरे देश भर के क्षत्रिय लोगों को कह रहे चलो भीमा कोरेगांव, आपके भी पुरखे उन विदेशी ब्राह्मणों से लड़े थे। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ इन क्षत्रिय भाइयों का जो अपनी वास्तविक इतिहास और वास्तविक धरोहर को समझ रहे हैं। यहाँ जो डीएनए के बारे में चर्चा करते समय
मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। नंबर 1, 2001 को जो डीएनए टेस्ट हुआ, उस डीएनए टेस्ट में भारत के शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, रिलीजियस कम्युनिटी में मुस्लिम, सिख, जैन, लिंगायत, बुद्धिस्ट, सिख, इन तमाम लोगों का डीएनए टेस्ट किया, यहां तक महिलाओं का भी डीएनए टेस्ट किया। और वो ये डीएनए टेस्ट अमेरिका के उथा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल बामशाद ने 21 मई 2001 को प्रकाशित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्राह्मण पत्रकार वाशिंगटन में उसको मिलने गया, उसका इंटरव्यू लिया और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पिछवाड़े में खबर छप के आई। यानी ब्राह्मण लोगों को वो जानकारी देना चाहते थे, फ्रंट पेज पर नहीं दिया, पीछे वाले पेज पर दिया, यानी पिछवाड़े में खबर दिया, फ्रंट पेज पर नहीं दिया। उसका हेडिंग है कि भारत में रहने वाले ब्राह्मण लोगों का डीएनए विदेशी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। ब्राह्मण लोगों ने पहली बार अच्छी खबर बनाई, मगर उसकी खबर ना हिंदी में बनाई, ना गुजराती में बनाई, ना भारतीय भाषा में बनाई, केवल अंग्रेजी अखबार में छापी। अंग्रेजी पेपर तो वही लोग पढ़ते, उनको पता चल गया अरे हम लोग तो विदेशी है। अब ये बात दूसरों को मालूम नहीं होनी चाहिए, अब हमको ज्यादा पॉलिटिकल सत्ता लेनी पड़ेगी, ज्यादा बम ब्लास्ट करना पड़ेगा, ज्यादा झगड़े लगाने पड़ेंगे। 2001 के बाद ज्यादा फसाद हुए, 2001 के बाद जाति जाति में ज्यादा टकराव किए गए, 2001 के बाद ज्यादा बम ब्लास्ट किए गए। तो ये अचानक नहीं हुआ, उनको लगा ये बात 6 लाख गांव में अगर फैल गई तो भारत में दिसंबर 2001 के पहले चले जाओ अंग्रेज, उसी तरह चले जाओ ब्राह्मण। अगर आंदोलन शुरू हुआ तो वो लोग इस बारे में चिंतित है कि अगर ये बात पूरे देश भर में गांव-गांव में फैल गई तो 2001 के डीएनए में क्या सच आया। 2001 के डीएनए में ये जानकारी आई 6,500 जातियों में बांटे गए लोगों का डीएनए एक है। असली देशभक्त तो हम लोग हैं, हम सबको एक कर रहे हैं डीएनए के आधार, वो भी पारदर्शी ढंग से, निरपेक्ष ढंग से। ज्योतिबा फुले कहते थे ब्राह्मण विदेशी है, तब उनको मिर्च लगती थी, तब उनके सामने कोई डीएनए साइंस नहीं था। ज्योतिबा फुले का यही तर्क था, अगर ब्राह्मण हमारे ही खून का भाई अगर है तो हमारे ही भाइयों को अछूत कैसे बनाया, अपने ही भाइयों को शूद्र कैसे बनाया, अपने ही महिलाओं को नीच कैसे बनाया। इसका मतलब ब्राह्मण विदेशी है। देखो कितना ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान। तो 2001 के डीएनए रिपोर्ट का ये कहना है कि भारत के तमाम SC ST OBC के लोगों का डीएनए भारतीय है। जो रिलीजियस कम्युनिटी है, मुस्लिम, सिख, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, इनका भी डीएनए भारतीय है। अरे इन्होंने केवल धर्म बदला, खून कहाँ बदला, खून तो वही का वही है। धर्म बदला, लिबास बदला, भाषा बदली, ये बदले जा सकते मगर डीएनए बदला नहीं जा सकता। ब्राह्मणों के पुरुषों का डीएनए टेस्ट किया, वो काला समंदर, वेस्ट यूरेशिया, रशिया और मध्य भूभाग के पास जो भूभाग है वेस्ट यूरेशिया, वहां के वो रहने वाले हैं, इसलिए इनको वेस्ट यूरेशियन कहना चाहिए। अब हम यहाँ से प्रचार शुरू कर देते हैं, ब्राह्मण को आपत्ति हो रही है, तो अब हम साइंटिफिक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये वेस्ट यूरेशियन है। जैसे आप अमेरिका में जाओ, आपको लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो आप बोलते हैं आई एम इंडियन। दिल्ली में आते हो, कहाँ से हो, बोलते हैं हरियाणा, महाराष्ट्रियन। यानी दुनिया में जाते हो तो देश का नाम बोलते हो। तो उसी तरह इनका नाम है वेस्ट यूरेशियन। इनका दूसरा नाम है यामनिया स्टेट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। इसका शुद्ध हिंदी भाषा में अर्थ होता है असभ्य जंगली जमात।
मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट ये कह रहा है, इसका जो राखीगढ़ी जो डीएनए रिपोर्ट आया है ये कह रहा है, इसका हेड इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। तो ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण का जिक्र नहीं है। ब्राह्मण जहां से आए उस प्रजाति का नाम है, क्या है? राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट का नाम है राखीगढ़ी कंकाल में मिले डीएनए में स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला। स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला, इसका अर्थ होता है ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। मगर इसका हिंदी में अनुवाद होता है जंगली असभ्य प्रजाति ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला। तो 2001 के डीएनए रिपोर्ट से सिद्ध हुआ ब्राह्मण विदेशी है। मगर उसकी जो औरतें थी, उसकी जो महिलाएं थी, उसका डीएनए भी उनके पुरुषों के साथ नहीं मिला। उनकी महिलाओं का डीएनए जहां उनकी पुरखे रहते हैं वेस्ट यूरेशिया, वहां के महिलाओं के साथ मैच नहीं हुआ। तो माइकल बामशाद ने ढूंढ तो लिया ब्राह्मण विदेशी है, मगर उसको सवाल खड़ा हुआ ब्राह्मण तो पुरुष विदेशी है, महिला कहाँ से है? तो वो ढूंढते ढूंढते उसको और एक सच पता चला, और वो सच है ब्राह्मण ने जातियां कैसे पैदा की। महिलाओं को हथियार बनाकर ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। ब्राह्मण की महिलाएं जो है वो मूल्यवासी महिलाएं हैं। उसका जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, वो भारत की महिलाओं के साथ मैच होता है। पुरुषों के साथ, ब्राह्मण पुरुषों के साथ मैच नहीं होता है। कल जाकर ये देशव्यापी मूवमेंट अगर शुरू हो गई तो ब्राह्मण औरत भी सोचेगी, अरे मेरा डीएनए अगर भारतीय है तो मैं खामखा ब्राह्मणों के साथ खड़ी हूँ। अगर ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ब्राह्मण औरतें अगर ब्राह्मण पुरुषों के खिलाफ मोर्चा खड़ी करती है तब हमारा उनको समर्थन रहेगा, क्योंकि लड़ाई का मामला है। आए थे घोड़े से, औरतें लेकर नहीं आए थे। साथियों, उस डीएनए रिपोर्ट ने यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण लोग विदेशी होने के कारण उन्होंने यहाँ के मूल निवासी लोगों को जातियों में डिवाइड करके राज किया। यही वजह है, ये जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में सर्वोच्च ब्राह्मण है और सभी लोगों को वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जाति हमारी पहचान नहीं है, ये विदेशी ब्राह्मणों ने हमें गुलाम घोषित करने के लिए दी गई पहचान है। हम एससी है ये कहते हैं, हम एसटी है ये कहते हैं, हम ओबीसी है ये कहते हैं। अब हमें कहना चाहिए हम मूल निवासी है। अभी लड़ाई दो ही वर्ग में होगी, एक विदेशी और मूल निवासी। इसलिए माइकल बामशाद के डीएनए ने ब्राह्मण विदेशी है ये तो सिद्ध किया, मगर उन्होंने जातियां क्यों पैदा की ये भी सिद्ध किया। ये जो राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया, इसमें क्या बात आई है? इसमें यह बात आई है, और एक रिपोर्ट आया 117 लोगों का उसी समय, उसी तारीख, द साइंस जर्नल में। उस रिपोर्ट का कहना है कि ब्राह्मण लोग अपने देश वेस्ट यूरेशिया से कब निकले थे, क्योंकि उनको मिट्टी के अंदर हड्डियां मिलना शुरू हुआ, तो हड्डियां समय बता रहा है। तो उनका ये कहना है राखीगढ़ी का भी कि ईसा पूर्व 3300 में वो अपने भूभाग से निकले थे, वेस्ट यूरेशिया से निकले थे। ईसा पूर्व 3300 का मतलब होता है आज से 5300 वर्ष पहले ये जो आक्रांता लोग हैं, विदेशी लोग हैं, यामिया लोग हैं, स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग हैं, अर्थात ब्राह्मण लोग हैं, ये अपने देश से निकल पड़े और भारत में आते आते उनको समय हुआ ईसा पूर्व 2000 से 1700 के बीच में आए, यानी आज से 4000 वर्ष पहले आए। और ये जो राखीगढ़ी में जो कंकाल मिला है वो लेबोरेटरी में, कोरिया में, दक्षिण कोरिया में उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट हुई। यहाँ का डीएनए रिपोर्ट साउथ कोरिया में भेजा गया और वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने खुशी जाहिर किया, दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने खुशी जाहिर किया
क्योंकि इतना पुराना कंकाल अभी तक नहीं मिला था। ये खास बात है, ये हमारे लिए उपहार है, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। इतिहास को बदलने वाली स्थिति है राखी गढ़ी। इतना पुराना, कितना पुराना, लगभग 4700 साल पुराना कंकाल मिला। और उस कंकाल के द्वारा डीएनए में पता चला कि यह 4700 साल पुराना है। और इस डीएनए रिपोर्ट से दो बातें सामने आ गई। एक रिपोर्ट कह रहा है भारत में ब्राह्मणों का आने का समय BC 2000 यानी आज से 4000 वर्ष पहले। और कंकाल कब का मिला? 4700 साल पुराना। तो यहाँ ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिला? 4700 साल पहले ब्राह्मण भारत में, हरियाणा में, दिल्ली में आए ही नहीं थे। इसलिए राखी गढ़ी के कंकाल में ब्राह्मणों का डीएनए मिलने का सवाल ही नहीं है। डीएनए तो हमारा ही मिलेगा। मगर ब्राह्मण लोगों ने इसका झूठ प्रोपेगेंडा किया। टीवी पर एक वसंत शिंदे है, वसंत शिंदे पुणे का वो डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर। मुझे जानकारी मिली है, ये जानकारी पूरे हरियाणा में फैलाओ। उसकी जांच की गई, उसको इसके नीचे जमीनी में बहुत असंख्य वस्तुएं मिली। उसने उस चीजों को निकाला। वो आर्कोलॉजिस्ट था, प्रोफेसर था। उसने एक एक चीज को, एक एक पत्थर को, एक एक जो औजार मिले, जो नक्शी काम वाले पत्थर मिले, एक एक वस्तु को 2-2 करोड़ रुपए में फॉरेन के लोगों को बेचा। जो वसंत शिंदे है, इसने खुदाई कंकाल मिलने के पहले जो भी मिला ढेर सारी चीजें भेज दी। ये जानकारी उसके साथ रहने वाले व्यक्ति ने मुझे बताई और रिकॉर्ड बताई। मैंने कहा ये बोलूंगा तो रिकॉर्ड होना चाहिए। जब उसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई गई तो सीबीआई के द्वारा ब्राह्मणों ने उसको मैनेज किया कि जो तुमने चीजें बेची है तुम जिंदगी भर हवालात में सड़ोगे। ऐसा करो, इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण चीज मिलेगी तो ब्राह्मण यही के है, ऐसा तुम प्रचार करो तो फिर तुम्हें हम बड़े बड़े बख्शीश देंगे। वसंत शिंदे को ऐसा ही हुआ। वसंत शिंदे ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करने के बाद टीवी चैनल पर बोलता रहा ब्राह्मण भारत से बाहर से नहीं आए, वो यही के मूल निवासी है। बोलता रहा। जब हमने उसको लीगल नोटिस भेजी, फिर मैसेज भेजा, अरे यार बामसेर के लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए। जब उसको लीगल नोटिस भेजी तो पीछे से वो चिल्लाने लगा, मगर उसने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। उसके खिलाफ हम केस दर्ज कर सकते हैं अभी भी। साथियों, अब डीएनए रिपोर्ट कह रहा है ब्राह्मण विदेशी है, मगर राखी गढ़ी की सभ्यता को लेकर ब्राह्मण झूठ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम लोग बाहर से नहीं आई है, हम लोग यही के हैं। अरे फिर प्रचार कर रहे हो तो दूसरी साइड में वसंत शिंदे को बिठाओ, दूसरे साइड में मोहन भागवत को बिठाओ, दूसरे साइड में जय हिंद नवीन को बिठाओ और उसके अपोजिशन में हमको बिठाओ। तो दोनों की टीवी पर डिबेट होने दो, दोनों को सबूत मांगो, दोनों को तथ्य मांगो और टीवी डिबेट पर ही फैसला कर दो। ये बात ब्राह्मण लोगों को करना चाहिए। अगर उनको पास तुरम खान लोग हैं, तथाकथित विद्वान है, साइंटिस्ट लोग हैं, तो एक ब्राह्मण मोहन भागवत को बिठाओ और उसके सामने वामन मेश्राम या मुझे बिठाओ। वो आधे घंटे के अंदर मोहन भागवत को पतली कर दे। ये सच्चाई बात बोल रहा हूं। मगर अब ये चर्चा हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ इस राज्य अधिवेशन में? उसका मकसद ये है कि आप जब उस साइट पर जाओगे, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और वो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये आर्य वैदिक सरस्वती सभ्यता है। यानी जो बातें अभी तक आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने नहीं इस्तेमाल की,
2022 में 2025 से लेकर सन 2001 तक यही भारतीय पुरातत्व विभाग कह रहा था ब्राह्मण विदेशी है। हम तो पाठ्य पुस्तकों में पढ़कर बड़े हो गए। हमारे कम लोग हैं जो आर्कोलॉजी पढ़ते हैं। आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है, मगर यही भारतीय पुरातत्व विभाग वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये राखीगढ़ी सभ्यता वैदिक ब्राह्मणों की सभ्यता है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, राखीगढ़ी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, इनको हमने पूछा कितनी जगह पर खुदाई हुई, कितनी जगह उनको दिया गया, तो उनका कहना है कि 11 माउंड यानी 11 किले उनको दिए गए हैं। 500 एकड़ लगभग, बहुत सारी जमीन उनको दी गई है। मगर दुख की बात है, भारतीय पुरातत्व विभाग सरकारी संस्था है, उनको कोई जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। यहाँ के राखीगढ़ी लोगों की जमीनें एक भी किसान आदमी को मुआवजा नहीं दिया गया। जो ब्राह्मण लोग चिल्ला रहे हैं कि हमने ये ढूंढा, हमने ये ढूंढा, 5000 साल पुराना कंकाल ढूंढा, अरे यहाँ के गरीब लोग हैं, राखीगढ़ी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जाट लोग हैं, किसान लोग हैं, मूल्यवासी बहुजन लोग हैं, इनके लोगों को 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं दिया। यहाँ पर राखीगढ़ी के लोग होंगे, मेरी बात गलत है तो बताओ, कोई राखीगढ़ी के लोग हाथ ऊपर करो जो ये बता सकते हैं क्या आपको 1 रुपए दिया? सरकार ने आपको कुछ पैसा दिया? नहीं दिया। जब यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिली तो मैंने सरदार जी को, अंकुश सिंह जी को कहा, चलो ये बात बताने के लिए ही राज्य अधिवेशन यहीं पर करते हैं। ये बात हरियाणा के लोगों को मालूम होनी चाहिए कि ये जो गरीब लोग हैं, इनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है और छोटे छोटे घरों में रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारी भैंस कहाँ रखेंगे, हमारे किसान लोग हैं तो कहते हैं हमारी खेती के औजार कहाँ रखेंगे। हमको कितना मकान दे रहे हैं? 1 BHK 600-700 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। यानी किसानों को यहाँ से भगा रहे हैं, मगर किसानों को कोई मुआवजा नहीं दे रहे। उल्टा क्या लिख रहे हैं? ये वैदिकों की सभ्यता है। फिर यहाँ के रहने वाले लोग अगर भारत सरकार को मुआवजा नहीं मांगेंगे तो उन्होंने उस बोर्ड पर लिख दिया है ब्राह्मण ही इसका मालिक है। ये मामला हरियाणा के राखीगढ़ी का मामला नहीं है, ये गांव का मामला नहीं है, ये पूरे हरियाणा स्टेट का मामला है। और हम लोग बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हम इन गांव वालों की तरफ से कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने वाले हैं। और उस मुकदमे में आप लोग अगर शामिल हो गए तो कम से कम आप लोगों को 150, 200, किसी को 1000 करोड़ रुपया मिल सकता है। और क्योंकि इतनी बड़ी जमीन है और भारत सरकार का लैंड एक्वायर करने के कानून है, उनको वर्तमान में जो उसका मुआवजा होता है वो किसानों को या वहाँ के मूल्यवासी लोगों को देना चाहिए। मगर इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन लोगों के अंदर जितनी भी समझदारी है वो लड़ रहे हैं, वो हमारे भाई है, हमें उनके साथ खड़ा होना होगा और उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा के हर जिले में आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। मगर उन्होंने जो यहाँ लिखा हुआ है कि वैदिक आर्य सभ्यता है, तो मैं ब्राह्मण लोगों को, ये लाइव चल रहा है, देश दुनिया के लोग सुन रहे हैं, हरियाणा के साथी भी सुन रहे हैं, जो यहाँ मौजूद है वो भी सुन रहे, जो नहीं आए वो भी सुन रहे, हो सकता है ब्राह्मण भी सुन रहे हैं। वो लोग तो हमारी बातों पर नजर रखे हुए हैं। तो मैं चुनौती देता हूँ ब्राह्मण लोगों को, आप लिख रहे हो भारत सरकार की जो संस्था है भारतीय पुरातत्व विभाग, वो कह रही है कि आर्य वैदिक सरस्वती सभ्यता है। मैं कहता हूँ ब्राह्मण विदेशी है, ये डीएनए ने सिद्ध किया। आप उसको खारिज करने वाला दूसरा डीएनए रिपोर्ट लाओ, आपकी बातों को माना जा सकता है। मगर इतना प्राचीन डीएनए
यहाँ पर मिला हुआ है। अब दुनिया के लोग मान रहे ब्राह्मण विदेशी है, ये बात। दूसरा वो कह रहे सरस्वती सभ्यता। साथियों, दुनिया में जितनी नदियां है वो माताओं के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर है। गंगा, कावेरी, गोदावरी नाम है। भारत में पुरुषों के नाम पर कोई नदी नहीं है। तो खास बात है कि महिलाओं के नाम पर नदियों के नाम है, पुरुष के नाम पर किसी का नाम नहीं है। ऋग्वेद में लिखा है महिला नीच होती है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है महिला पाप की खदान है, पाप की जननी है, नीच है, पापिनी है, दुराचारिणी है। और जो तुलसीदास ने कहा उसको पीटना चाहिए। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ महिलाओं को पीटना चाहिए, नीच कहता है। तो उनके नाम से नदी कैसे कर सकते हैं? सरस्वती नामक नदी भारत के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं है, काल्पनिक नदी है, काल्पनिक नदी है। और उसका उगम इधर नहीं है। वो 1960 में सैटेलाइट के जरिए से पंजाब में एक नाले को ढूंढा गया और पहला इसका जिक्र एक ब्रिटिश आदमी ने किया। उस नाले का जिक्र किया सुरसती, जो पंजाब के अंदर एक नाला मिला, उस नाले का जिक्र उसने सुरसती किया। 1960 आया, ब्रिटिश चले गए। ब्रिटिश जब बोल रहे थे ब्राह्मण उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर रहे थे, ब्रिटिश चले गए, ब्राह्मण शासक बन गए। अब ब्राह्मण के साथ केवल बाम से भी आर्गुमेंट करता है, बाकी दूसरा कोई आर्गुमेंट करता नहीं है। 1960 में ब्राह्मण ने 1960 में एक नाले का सैटेलाइट से चिन्हित किया गया कि पंजाब में एक नाला मिला है, जिसको ये लोग घग्गर नदी बोलते हैं, पंजाब की एक नदी है, उससे लगा हुआ जो नाला है उसको चिन्हित किया गया। और ब्राह्मणों ने सैटेलाइट से ढूंढा गया, उसको चिन्हित किया गया नाला। 1970 में ब्राह्मणों ने प्रचार कर दिया कि सैटेलाइट से सरस्वती नदी मिल गई, जो खो गई है। ब्राह्मण को अगर पूछो नदी है क्या, बोलते नहीं है। किधर है? वो जमीन के अंदर है, खो गई है। सरस्वती नामक कोई नदी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण सरस्वती नदी फलाना फलाना जगह पर है, ये अगर सिद्ध करते हैं तो हम ब्राह्मण को 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करते हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण इसको वैदिक सभ्यता कह रहे, उनकी बात को खारिज करना होगा, उनकी बात झूठी बात को रोकना होगा। ये काल्पनिक नदी है, मगर ये सिंधु सभ्यता की धरोहर है, हमारी मूल निवासियों की धरोहर है। और इसको बचाने के लिए साथियों, हमें इसके लिए लोगों के अंदर जागरण करना होगा, प्रचार और प्रसार करना होगा। इसलिए डीएनए के मामले में हम लोगों ने ये जो आज 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया, आप भी इसका प्रचार करो। क्योंकि वो झूठ बात का प्रचार कर रहे हैं, आपको सच बात प्रचार करना ही होगा। सच के समर्थक अगर बन गए तो झूठ हवा में उड़ जाता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। मैंने इधर गुजरात में जाकर कहा, उत्तर प्रदेश में जाकर कहा, आपके हरियाणा में आकर कहा परशुराम काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। ब्राह्मण लोगों को कहा चाणक्य पर 1 करोड़ इनाम और परशुराम पर 1 करोड़ इनाम, ये 2 करोड़ इनाम आपको मिलेंगे। हरियाणा में कोई विद्वान ब्राह्मण को ढूंढो, उसको थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा मक्खन लगाओ, उसको थोड़ा वो जो बुद्धि वाले खाते वो खिलाओ और उनको हमसे मैदान में बिठाओ और वो बातों को खारिज कर दे तो 2 करोड़ इनाम। अभी तक किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं किया। अरे अब ये सरस्वती नदी है, ये काल्पनिक नदी है, इसके ऊपर भी 1 करोड़ इनाम, अभी 3 करोड़ इनाम हो गए हैं। हम ये इस मौके पर ये अपील करते हैं। 5 मिनट में एक भोजन रेडी है, मगर 5 मिनट में एक सब्जेक्ट जो प्रथम सत्र में लगाया है उसको कंक्लूड करता हूँ संक्षेप में, क्योंकि डीएनए का मामला है और ब्राह्मण लोग डीएनए पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। तो हमको लगा कि डीएनए पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो डीएनए पर चर्चा होने के बाद ईवीएम मशीन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ईवीएम मशीन जो है ये शैतान है। दुनिया वालों ने
ईवीएम मशीन को बनाया, जिस देशों ने ईवीएम मशीन को बनाया उन्होंने उसको रद्द घोषित कर दिया है। साथियों, ईवीएम मशीन को असंवैधानिक घोषित किया उन देशों के लोगों ने, और वहां ठप्पे लगाने वाला जो पर्ची का जो तंत्र है, पर्ची से वोटिंग होता है। मगर भारत एकलौता ऐसा देश है जहां ईवीएम मशीन से चुनाव किए जाते हैं और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। ये बात 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के फैसले में जज ने फैसला दिया। 8 अक्टूबर 2013 को जो फैसला आया, जैसा डीएनए की खबर को खबर नहीं बनाया, उसी तरह इन ब्राह्मणवादी मीडिया ने ईवीएम की खबर को खबर नहीं बनाया। ईवीएम के बारे में गांव देहात के लोगों को अभी अभी सोशल मीडिया से जानकारी हो रही है कि वामन मेश्राम, भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेब के लोग ईवीएम के बारे में जागृति कर रहे हैं। ये अब गांव गांव के लोगों को मालूम हो रहा है। ईवीएम मशीन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विदाउट ईवीएम, विदाउट वीवीपीएटी चुनाव संभव नहीं है। पर्ची निकलने वाली मशीन जोड़े बगैर चुनाव पारदर्शी ढंग से करना संभव नहीं है। 2014 में चुनाव किए गए, 2014 में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने का आदेश था। कितना लगाया? 0.31, यानी आधा % भी नहीं लगाया। इसका मतलब है बीजेपी ने, आरएसएस के लोगों ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया और 2014 में ईवीएम घोटाला किया। चुनाव होते ही 9 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित कर दिया और फेंक दिया। 2014 में जो सबूत ईवीएम मशीन के साथ थे, उस ईवीएम मशीन को ही कबाड़ घोषित करके डिस्ट्रॉय किया। 2014 के बाद 2015 आया। 2015 में माननीय वामन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर किया, और वामन मेश्राम जी का कहना था 2014 के चुनाव में वीवीपीएटी नहीं लगाया। क्या 2019 के चुनाव में विदाउट वीवीपीएटी चुनाव होगा? सुप्रीम कोर्ट को अकल आ गई, जज महाशय को अकल आ गई। उसने सोचा ये फैसला तो हमारा है, हमने आदेश देना चाहिए था, मगर एक भारत का नागरिक, बामसेब का नेशनल प्रेसिडेंट हमारे तरफ आया है, तो हमारे फैसले पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? यही तो पूछ रहे हैं वामन मेश्राम जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का सम्मान करते हुए 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम जी की बात को जायज ठहराया और कहा 2019 में जिन मशीनों से चुनाव होगा, 15 लाख ईवीएम मशीन है, तो 15 लाख बूथों पर 15 लाख वीवीपीएटी पर्ची निकलने वाली मशीन लगाओ। चुनाव आयोग ने कहा नरेंद्र मोदी हमें पैसा नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने कहा पैसा नहीं दे रहा है। वामन मेश्राम जी के समर्थन में जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया, उसमें लिखा हुआ है कि पैसा अलॉट किया जाए। पैसा दिया गया, वीवीपीएटी से चुनाव होगा। ये ऑर्डर होने के बाद बीजेपी को लगा अब 2014 में चुनाव जीतना संभव नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को न्योता दिया, अंदरूनी समझौता किया, और उस समझौते के तहत विपक्ष के लोगों ने कहा जितनी भी वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएगी 50% गिनती कराई जाए। और इधर उनका जो कांग्रेस का प्रवक्ता था अभिषेक मनु सिंह भी इसको कोर्ट में केस दायर करने को कहा। जज था जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल किया गया। एक औरत ने भी उसके ऊपर छेड़छाड़ी का आरोप लगाया था। जस्टिस गोगोई को अपनी इज्जत की परवाह थी, देश की परवाह नहीं थी। जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया किसके समर्थन में? बीजेपी के समर्थन में। वामन मेश्राम कितना केस जीते? 100% वीवीपीएटी की गिनती कराने का। जस्टिस गोगोई ने कितने गिनती करने का ऑर्डर दिया? मनवी सिंह ने अपील किया 50% गिनती करो। गोगोई साहब ने ऑर्डर किया 2% गिनती करो। ये घोटाला, यानी चुनाव आयोग, न्यायपालिका और जो सत्ताधारी पक्ष है और ब्राह्मणवादी पक्ष है, इन्होंने मिलकर लोकतंत्र का गला घोट दिया।
2019 में चुनाव हुआ, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए खड़े हुए, वाराणसी में 11 लाख उनके सीट पर वोटर की संख्या है। कभी ऐसा नहीं होता कि 100% वोट पड़ा हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे असेंबली के चुनाव के लिए हो, चाहे लोकसभा के चुनाव के लिए हो। नरेंद्र मोदी जीत गए, उनके सीट की वोट की संख्या थी 11 लाख, वोट निकले 12,87,000। खुद प्रधानमंत्री के सीट पर 100% ईवीएम घोटाला हुआ। साथियों, भारत में 207 सीट पर जहां वोट जितने डाले गए उससे कम निकले, और 107 सीट पर जहां वोट जितने डाले गए उससे ज्यादा निकले। यानी केवल नरेंद्र मोदी का सीट का घोटाला नहीं हुआ, 100% ईवीएम घोटाला हुआ। और चुनाव के बाद उनकी वेबसाइट पर ये आंकड़े आ गए। चुनाव आयोग को सवाल पूछा, वोटर की संख्या इतनी है, इतने ज्यादा वोट क्यों निकले? वोटर की संख्या इतनी है, इतने कम वोट क्यों निकले? तब उनको लगा ये घोटाला वीवीपीएटी के पर्ची से पकड़ा जा सकता है, आंकड़ों का घोटाला पर्ची से पकड़ा जा सकता है। 4 महीने के अंदर ही चुनाव आयोग ने सारे वीवीपीएटी को, बक्से को जलाकर खत्म कर दिया। ये काम राष्ट्रद्रोह का काम चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्था है, उसको राष्ट्रद्रोही कार्य में नहीं संलिप्त होना चाहिए था। न्यायपालिका को उनका विदेशी ब्राह्मणों का समर्थन नहीं देना चाहिए था। साथियों, कांशीराम साहब ने हरियाणा से DS4 से शुरुआत किया था और यही से नारा लगाया था, वोट हमारा राजकुमारा नहीं चलेगा। हम लोग 85% लोग हैं, और ये लोग मिलाओ तो हम 90, 95, 96% लोग हैं। केवल 3.5% लोग विदेशी लोग हैं। उनके साथ 6 राष्ट्रीय दल है, और हमारे लोगों के एक भी SC/ST का राष्ट्रीय दल नहीं है, OBC का एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है, माइनॉरिटी का एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है, ये राजपूतों का, क्षत्रियों का भी एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है। अभी हरियाणा में सभी क्षत्रिय लोग बीजेपी से इस्तीफा देकर बाहर आ रहे, मोहन भागवत के पुतले जला रहे। तब उनको पता चल रहा है ये हम दुश्मनों का काम कर रहे हैं, वो उसको त्याग रहे। मगर भारत में 3.5% ब्राह्मणों के 6 राष्ट्रीय दल है। न्यायपालिका पर कब्जा, कार्यपालिका पर कब्जा, पार्लियामेंट पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा। अगर ईवीएम के माध्यम से वो जाटों की पिटाई कर रहे, कुर्मियों की पिटाई कर रहे, पहलवानों की पिटाई कर रहे, हमारी बहनों, माँ बहनों की इज्जत लूटने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका विकल्प क्या होगा? अगर चुनाव से तुम्हें हराया नहीं जा रहा है, चुनाव में गड़बड़ी करके तुम जीत रहे हो, तो फिर इसके पास हमारे पास दूसरा विकल्प है। सड़क पर उतरने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम 96-97% है, हमें जगाने की जरूरत है। अरे हम कोई लाठी नहीं चला रहे, कोई तलवार नहीं दिखा रहे, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबान का इस्तेमाल करने से ही उनको डर लग रहा है। जिन्होंने जातियां बनाई, उच्च नीचता बनाई, वो कह रहे जातिवाद कर रहे हैं। हम कहा जातिवाद कर रहे हैं? हम तो जातियों को जोड़ रहे हैं, हम तो हमारे टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। तो साथियों, आने वाले समय में जन आंदोलन के लिए तैयार होना होगा। एक कहावत है, कौन सी कहावत है? अब बातों से वो नहीं मान रहे हैं तो कल सड़क पर आना होगा। अगर बातों से नहीं मान रहे तो सड़क पर आना होगा। और आज भारत में 31 राज्यों में 550 जिलों में 4,500 तहसीलों में हमारा संगठन फैल गया। जब यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट ने जय हिंद नवीन को आगे करके जब हमारा विरोध किया, तब हमने अपील किया था RSS के हेडक्वार्टर पर जाएंगे। 183 ट्रेन को रद्द कराया गया था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से, फिर भी 4.5 लाख लोग RSS के मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे। ये टेस्ट है कि भारत में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत RSS बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई संगठित शक्ति है, वो वामसेप है। और वामसेप से अगर ब्राह्मण डर रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज तक हमारे लोग डरे रहते थे, हमारे लोग उनसे डरते थे। अब उनको हमसे डर लग रहा है, इसलिए मुगेम्बो खुश हुआ। धन्यवाद।